वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे मौसम की तब्दीली के साथ साथ कौन कौन से जो इन्फेक्शन है वायरल वो हमें हो सकते हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर शबाना नाज मेरे साथ हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर नसरुल्लाह राना हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में। उनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या अभी सिचुएशन है, अभी जैसे मुझे अभी वायरल एक हुआ हुआ है, पहले मेरे गले में खराश आई और फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़ा, आवाज़ थोड़ी ख़राब हो जाती है आपकी, फिर फ्लू भी शुरू हो गया। तो ये जब मौसम बदलता है तो हम ये यूजुअली देखते हैं लोगों के अंदर ये चीज़ होती है, उसके बाद आपको हल्का हल्का फीवर भी फील हो रहा है, फेवरिश हो जाती है आपकी बॉडी। तो ये क्या सिचुएशन हो सकती है, ये कौन सा इन्फेक्शन है? देखें, जितने भी वायरल इन्फेक्शन है, जब वायरस आपकी बॉडी में जाता है, आपके ब्लड में जाता है, आपकी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो चीज़ भी खून में शामिल होती है उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट करती है। अब अगर हम इसके कहें, जैसे ही वेदर चेंज होता है, वेदर चेंज होने के साथ साथ आप देखें हमारी आदतें भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जैसे मानसून ख़त्म होता है, मानसून के बाद ये होता है कि एकदम से हाई टेम्परेचर ख़त्म होता है, लोग खुशी में आकर जो है वो आपका बड़े बड़े जो है वो हैवी खाना शुरू कर देते हैं, बाहर जाना शुरू कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना आ गया और बड़ा मजा आ रहा है कि बारिश हो रही है तो ऐसे खाने खाएं जो ऑयली हैं। जैसे हमारे यहाँ तो पकौड़े बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें सडन चेंज जो आती है वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। अब आपके मैदे पे आपने एकदम से इतना हैवी खाना डालना शुरू कर दिया तो वो आपका मेटाबॉलिज्म के भी इफेक्ट पड़ता है, फिर आपकी बॉडी की एक्टिविटी भी कम हो जाती है, आपकी मूवमेंट्स कम हो जाती है, तो वो डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता। तो इसी तरह से जब आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, फिर आप बाहर नहीं निकलते, विटामिन D3 लेवल आपका जो है वो डिस्टर्ब होता है, आपका कैल्शियम लेवल, आपका इम्यून सिस्टम, जाहिर सी बात है इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक होगा तो आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट कर रही होती है। अब वेदर चेंज हुआ तो आपको उसके साथ वेदर के हिसाब से जब अवेयरनेस दी जाती है, मकसद यही होता है कि वेदर के हिसाब से आप उसकी प्रिकॉशन करें। जैसे अब हम कह रहे हैं वायरल इन्फेक्शन है, पानी जो है वो आप ढककर अपना रखें और जो खड़ा हुआ पानी है आपके घरों के इर्द गिर्द उसकी सफाई रखें, उसके गिर्द जो है वो आप उसको फ्यूमिगेशन करा लें या चूना वगैरह जो है वो उसके ऊपर डाल लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ। और गले का ये है कि जब आप रात को भी सोएं तो ब्रश करके सोएं। इसका तरीका ये है कि खाने के रात को जब आप खाना खा लें तो उसके बाद जो है वो आप पूरे मुंह को साफ सुथरा करके ब्रश करके सोएं। थोड़ा सा जो है वो गर्म पानी के गार्गल कर लें अगर आपको गले में कोई खराश महसूस होती है। तो ये कुछ ऐसी प्रिकॉशंस है। ठंडा ना खाएं, खट्टा ना खाएं, बाहर का खुला हुआ खाना ना खाएं। ये ठीक है। आप बता रहे थे जैसे पहले कि हाइजीन, जो ओरल हाइजीन है वो बहुत काउंट करती है, इसमें हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे ब्रेक में। तो मुझे बताइएगा कि जब आपने बताया कि जो शानदा आप यूज़ कर सकते हैं पहले सूद करने के लिए, और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? देखें डॉक्टर शबाना जैसे भी कह रही है कि वेदर जब चेंज होता है, आपने देखा ना कि बरसात का मौसम होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे एरियाज़ में इस वक्त बरसात का मौसम है, तो उसमें यह है कि आप पकौड़े और डिफरेंट किस्म की ना डिशेज़ की तरफ भागते हैं। तो ज़ाहिर है कि वो ऑयली होती हैं और उससे गला ख़राब होता है, जैसे अभी जिक्र किया। तो इससे ये है कि आपको अगर कोई ऐसी चीज़ लेते हैं तो आप उसके बाद कोई हॉट ड्रिंक ले लें, उसमें नीम गर्म, जैसे जो शांदे की आप बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ग्रीन टी ले लें। तो उससे ये है कि आपका जो गले में थोड़ी सी चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब भी आप खाना खाएं आप कोशिश करें कि उसके बाद ब्रश करें। और जब आपको इन्फेक्शन हुआ होता है, आपका गला ख़राब हो रहा होता है या इरिटेशन होती है, आपकी इचिंग हो रही होती है गले में, तो उस वक्त कोशिश कीजिए कि आप उस वक्त ब्रश करें। और ब्रश जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ के साथ बिल्कुल टाइट करके हाथ को नहीं करना। उससे ये होता है कि आपके गम्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो आपको गम में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, हम एक और चीज़ भी बड़ा, आपने ब्रश की बात की ना, तो ये भी ऑब्वियसली हम आपकी हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सिचुएशन भी आ जाती है कि हम बात कर रहे थे एक डेंटिस्ट से, वो भी ये बात कर रहे थे कि हम लोग जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो ब्रश पढ़ के नहीं लेते कि ये कौन सा है, क्योंकि आपका मीडियम भी लिखा होता है, सॉफ्ट लिखा होता है और फिर उसके बाद हार्ड लिखा होता है। यूजुअली हमारे जो लोग हैं यहाँ पर जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं उसका जो नॉलेज है वो एक तो उनको होता नहीं है, और फिर जो अगर उस पर इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो भी नहीं वो पढ़ना पसंद करते, बस उठा लिया जो समझ में आ गया। तो वो बिल्कुल उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप मीडियम भी यूज़ ना करें, आप हार्ड भी ना करें, आप सॉफ्ट पे जाएं। Exactly, हाँ। उसके बाद आप जो चीजें रहेगी फ्लॉसिंग नहीं करना है। आपका 70% काम जो है फ्लॉसिंग करेगा, 30% आपका ब्रश करता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा यहाँ पर ऐड ऑन कर लूँ। नहीं बिल्कुल। और ये इसके साथ एक और चीज़ ऐड करेंगे, देखें आप जब पेस्ट लगाते हैं ना तो उसके पास अक्सर लोग जो हैं वो थोड़ा सा पेस्ट को बचाने के चक्कर में थोड़ा कम पेस्ट लगाते हैं। तो पेस्ट कम लगने की वजह से आपका ब्रश अगर सॉफ्ट भी है तो वो आपको हार्ड फील होगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहे हैं और कम पेस्ट के साथ आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि आपके गम्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा।
तो आप थोड़ा सा आप ब्रश का जितनी मिकदार होती है या जितना उसके ब्रिसल्स होते हैं तो उस ब्रिसल्स के हिसाब से आप उसके ना पेस्ट लगाएं और फिर आप सॉफ्ट हैंड्स के साथ आप उसको ब्रश करें। और बताए जिंजर जो है वो सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। जिंजर आप इन दिनों में आप ज़रूरी नहीं अगर ग्रीन टी नहीं है जो शानदार नहीं है तो आप अदरक की चाय बना के पी सकते हैं, जो पुदीना डाल के उसमें वो आपका डाइजेशन भी सही। आई रिमेम्बर जब कोविड डेज चल रहे थे तो कहा जाता था कि अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, एग्जैक्ट, उससे आपका जो डिफेंस सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, वो बेहतर हो जाएगा। हाँ वही तो कह रही हूँ, अगर अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होती है अवेलेबल हमारे पास ऐसी चीज़ें या गरीब घरों में नहीं होती तो अदरक तो हर जगह ही होती है, तो अदरक की चाय बना ली आपने तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये हम खुराक के हवाले से बात करते हैं, चले हम प्रिवेंशन पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो बीमारियां जो होनी है वो तो तभी अटैक करेंगी ना जब अगर आपका दिफाई निज़ाम जो है वो मजबूत नहीं है, बेहतर नहीं है, तभी बीमारियां आके आपको अटैक करती हैं। तो ऐसी क्या क्या यूजुअली हमें अपनी आम रूटीन में खाने चाहिए, क्या खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए, फल कौन से इस्तेमाल करने चाहिए मौसम के हिसाब से, जैसे अब ये मानसून का वेदर आ गया हुआ है, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। देखें ये इतनी कोई मुश्किल और ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जिसमें हम मतलब आम आदमी परेशान हो। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जो सीज़नल आपकी जो इस वक्त सीज़न की सब्जियां हैं, सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे कि ग्रीन लीफ हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनमें विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन सब कुछ होता है, वो अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। जो फ्रूट्स हैं जो मतलब जो सीज़नल वो फ्रूट का इस्तेमाल करें, ये तो वो है जो खुराक। अच्छा, गोश्त में आप अक्सर लोग ये कहते हैं कि बीफ या मटन, बीफ या मटन, वो बिल्कुल उसको ख़त्म कर देते हैं। वो समझते हैं कि पता नहीं बीफ और मटन कोई ऐसी चीज़ है ऐसी ख़तरनाक कि भाई ये खा लिया तो शायद कुछ, ऐसा नहीं है। बीफ और मटन जो है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा। हाँ, आप हफ्ते में एक दफ़ा, 15 दिन में एक दफ़ा। चिकन भी इसी तरह रोज़ ना खाएं, क्योंकि चिकन भी आजकल हमारे पास जो चिकन आ रही है, हाँ उसमें भी आपको इतनी ताकत नहीं है। उसकी वजह से कितने लोग PCOS, कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स लगाए जाते हैं। जो अब इतनी सी मुर्गी अब आपकी एक हफ्ते में इतनी बड़ी बन जाए तो ऐसे तो नहीं बनती ना। या तो फिर देसी मुर्गी खाएं अगर आप लोगों को इतना है तो, घर में जैसे मुर्गी है घर की या अपनी पाली भी, तो वो आप हाँ फिश का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और सबसे ज़्यादा जो है जो ओमेगा 3 का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ओमेगा 3 में आपके फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं, जिसे अलसी के बीज कहते हैं, चिया सीड्स जो हैं, जो तुख मलंगा जो है वो बहुत ज़्यादा है। मछली का इस्तेमाल करें, मछली इतनी महंगी आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। आजकल आप खाने में भी बताएं तो लोगों के लिए इतनी परेशानी होती है। हमारे पेशेंट्स कहते हैं हमारे पास रोटी खाने के लिए तो सबसे बेहतरीन हल है ना सब्जियां और दालों पे चले जाएं, सब्जी दालों पे चले जाएं। और जैसे मैंने कहा कि आप जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद जो है ये चिया सीड्स जो हैं ये तो सस्ते मिलते हैं ना, तुख मलंगा हमारे पाकिस्तान में तो बड़े मिकदार में मिलता है, बाहर महंगा है। और ये लेमन कितना, हाँ लेमन है, सिट्रस फ्रूट्स जो हैं जो रसदार फ्रूट हैं वो आप इस्तेमाल करें सिंपल। और पानी बहुत ज़्यादा पिए, हाइड्रेटेड रहे। पानी है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। एक्सरसाइज आपकी 20 मिनट की होनी चाहिए, वॉक आपकी 30 मिनट्स की होनी चाहिए, ये इनफ है, ये इनफ है। इसके अलावा जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर यही चीज़ें आप कर रहे हैं तो ये एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी बात कर रहे थे एक्सरसाइजेज और वर्कआउट, ये कितना ज़रूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी हमारी आवाम को अवेयरनेस की, ख़ास तौर पर वो लोग जो देही इलाकों में हैं, जो बाहर नहीं निकलते घर से। चले उनके बाकी मामलात होते हैं, वैसे उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं लाइक आप फील्ड्स में जाते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी ऐसी ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं या ऐसे जो बच्चे हैं जिनको हम बिल्कुल ही लाइक आउटडोर एक्टिविटीज़ आजकल नहीं देख रहे हैं, बच्चे जो हैं वो इंडोर गेम्स और इसमें रहते हैं, तो कितना ज़रूरी है वर्कआउट और ये मामला रखना, एक्टिविटीज़ ऐसी? जी, आप इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की तरफ आऊँ, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा इजाफा कर दूँ। जैसे डॉक्टर शबाना ने बहुत सारी चीज़ों की, सब्जियों की, फ्रूट्स की बात की, तो एक्चुअली ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बताना चाह रही हैं डॉक्टर शबाना, वो ये है कि आपका इम्यून सिस्टम के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें विटामिन डी होता है। इन तमाम चीज़ों का जो जिक्र किया डॉक्टर शबाना ने, हमारे जिस्म को डेली जो है 600 इंटरनेशनल IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होता है विटामिन डी का। और सबसे बड़ी सोर्स जो है हमारे विटामिन डी की वो सनलाइट है। देखिए, हम कितना भी डाइट अच्छी ले लें, कितने भी हम नट्स ले लें, दूध ले लें, अंडा ले लें, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स ले लें, आपको विटामिन डी 250 से लेके 300। लेकिन लोग भागते हैं ना, कहते हैं टैन हो जाएंगे हम, गर्मी में नहीं जाना, बाहर धूप में नहीं जाना। टैनिंग का एक बहुत टाइम है, टाइम होता है धूप का ना, आपको तपती धूप में नहीं जाना, 12 से पहले 4 के बाद। हाँ जी।
तो आपका असल में 600 आपको डेली चाहिए होता है, जिनका 600 से जैसे आपका 30 IU से कम है अगर आपका विटामिन डी, तो ज़ाहिर है कि उसकी वजह से ज़ाहिर है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। अगर आपका 30 तक है तो आप ज़ाहिर है वो आपका ये है कि आप उसमें सेफ़ हो जाते हैं। अबव 30 रहना चाहिए, लेकिन बिलो 100 रहना चाहिए। अगर अब 100 से अबव हो जाता है तो ज़ाहिर ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, टॉक्सिक हो जाता है। अब ये सबसे ज़्यादा अभी जैसे फ़िश का जिक्र किया, अब फ़िश जो है बहुत अच्छी है, लेकिन एक फ़िश है सैल्मन फ़िश एक्चुअली कोल्ड वाटर फ़िश है, जिसमें एक 100 ग्राम्स के अंदर 1000 IU होता है विटामिन डी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जिसके अंदर इतनी मिकदार में विटामिन डी हो। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कोरोना के दिनों में भी जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में रहते थे, जैसे हमारे यहाँ कोरोना का अटैक बहुत कम लोग नज़र आया, उसकी भी वजह ये थी कि हमारे यहाँ इम्यून सिस्टम माशाल्लाह, जो गरीब लोग हैं उनका कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो उन्होंने कोई एहतियात भी नहीं की थी, मास्क भी नहीं लगाया था, तो उनके यहाँ इसीलिए स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो ज़्यादातर धूप में रहते थे, धूप में काम करते थे। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि हमारे यहाँ जो गांव देहातों के लोग हैं वो फील्ड में जाते हैं, तो एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इसलिए है कि वो कच्ची सब्जियां खाते हैं, जैसे हम सैलड की शक्ल में खाते हैं। इसीलिए वो फील्ड में जाते हैं तो धूप लेते हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनका मेहनत का काम है। राइट। तो अब आप हमारे जो बच्चे हैं तो वो घर में बैठे हुए हैं और वो गेम्स खेल रहे हैं, उनका एक पोस्चर है, तो वो पोस्चर भी उनका ख़राब हो रहा होता है और प्लस ये है वो धूप में भी नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वीक होती है, हड्डियां भी आपकी कमज़ोर हो रही होती है, तो वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया जहां में इस पे काम हो चुका, कितने ममालिक ऐसे हैं, बल्कि अब तो गिने चुने उंगली पे आप गिन सकते हैं, 1-2 ममालिक ऐसे रह चुके हैं जहाँ पर पोलियो जो है वो अभी भी जिंदा है, जहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट करता है, और उनमें से एक बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उनमें से एक मुल्क है। इसकी एक तो वजह क्या है पाकिस्तान में, हम क्यों नहीं इसको अभी तक मात दे सके? क्या काम उस तरह से नहीं हुआ जिस तरीके से काम होना चाहिए था? लोगों तक वैसे आगाही पहुंची नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी भी इनकार कर देते हैं। यानी अगर आप हमारे नॉर्दर्न साइड पे जाएं, पख्तूनख्वा वाली साइड पर, वहाँ पे पिछले दिनों बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे थे कि जिनमें ख़वातीन जो थी और मर्द जो ऐसे थे, वो उनकी तरफ से पता नहीं क्या कहा जा रहा था कि ये जी इवल है, ये जो कतरे पिलाए जा रहे हैं और पता नहीं ये क्या नुकसान दे देंगे बॉडी को। तो इस तरह के मामला सामने आए थे। आप क्या समझते हैं क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में? देखिए, पोलियो के मामले में जहाँ तक बात की जाए, एफर्ट्स हुई, अवेयरनेस हुई, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर हुई, लेकिन वजह क्या थी कि अगर वो प्रॉपर नहीं होती तो पहले आप देखें हंड्रेड्स में थे केसेस हमारे पास, फिर हमारे डबल डिजिट में आए, फिर अब सिंगल में no doubt। अब उसकी रीज़न ये है कि हो रही है वैक्सीनेशन भी हो रही, लेकिन जो सोच है लोगों की उसको बदलने की ज़रूरत है। असल चीज़ ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, अब ये बॉर्डर पे भी, एक तो जो लोग बॉर्डर पे हमारे अफगानिस्तान में ये केसेस हैं, अब बॉर्डर पे हमारे ये होता है कि अगर उसे कंट्रोल किया जाए, वहाँ चेक एंड बैलेंस, वहाँ से लोग जो है, क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन नहीं है, तो वो लोग जब यहाँ पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान के इसी तरह के एरियाज़ में जो है, जो बॉर्डर पे हैं, वहीं पे लोगों में ये वजीरिस्तान और के इलाकों में जो है केसेस पाए जाते हैं। अच्छा, पोलियो का ये है कि ये कंटीजियस डिजीज है, एक बच्चे से फिर जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, ये माहौल में होता है ये वायरस ना, ये वायरस अब माहौल में है। अब उस एरिया में जितने भी बच्चे हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं वो तो इसको कैरी नहीं करेंगे, जो बच्चे वीक हैं उनके अंदर चाहे उन्होंने वैक्सीन ली हुई भी है, लेकिन उन्होंने इतनी वैक्सीन नहीं ली कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट ने, जो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, उसका मकसद ही यही है कि कम से कम 12 से 15 दफ़ा अगर आपका बच्चा ये वैक्सीन पीता है तो आपका बच्चा इस काबिल होता है कि वो वायरस से लड़ सके, इसके पोलियो के वायरस से। अब हमारे यहाँ ये है कि एक दफ़ा पिला दी तो बस, इसी वजह से फिर वो बच्चा 5 साल तक की उम्र तक, 5 साल इन्फेंटाइल पैरेलिसिस कहलाती है, तो 5 साल की उम्र तक जो है वो आपके बच्चे की इम्यूनिटी आपने डेवलप करनी होती है वैक्सीनेशन के थ्रू, जैसे विटामिन डी का जिक्र किया, विटामिन D3 के थ्रू, क्योंकि 70% जो है वो वैक्सीनेशन से आपकी सेफ्टी होती है, बाकी 30% आपका हाइजीन, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी डाइट, ये सारी चीज़ें। अब हमारे यहाँ जो हुआ है सिस्टम, ये सादा तो बॉर्डर से हमारे पास आए हैं लोग, और फिर जो है अवेयरनेस और लोगों की सोच, हमें उस सोच को भी बदलना है। हाँ, एग्जैक्टली, कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है, एजुकेट करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, हम ये देखते हैं कि जो पोलियो वर्कर्स हैं उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया। जब लोग
नहीं इस चीज़ से कायल हुए या नहीं समझ पाए, तो वो पोलियो टीम को आप जिस तरह से उन्होंने धुतकारा या धकेला या जिस तरह से उन्होंने निकाला, 2-3 तो ऐसे वाकयात भी सामने हैं जहाँ पे तशद्दुद भी किया गया था उन पर। अगर आपको वाक़या याद हो कि बेनज़ीर दौर में हुआ ये था कि मोहतरमा बेनज़ीर के वक्त में उस वक्त ये हुआ था कि एक आयोडीन मिला नमक जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों की रिजर्वेशन थी कि इसमें आयोडीन जो मिलाया है खुदा न खासा नस्ल कुशी की तरफ ये लेके जा रहे हैं, हमारी नस्ल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो इस तरह की सिचुएशन होने लगी। फिर वो ऐसा ऐसा लोगों को अवेयरनेस हुई और अल्लाह का शुक्र है कि वो आयोडीन मिला नमक, जिसकी वजह से थायराइड की बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है ना ये डिज़ीज़। फिर उसके बाद ये आया कि पोलियो के आए ड्रॉप्स। अब पोलियो में भी यही है, जो हमारे नॉर्दर्न एरिया या उस अपर बेल्ट है उसमें भी ये लोग समझते हैं कि खुदा न खास्ता ये हमारी नस्ल कुशी की तरफ ये जा रहे हैं, पोलियो ड्रॉप जो पिलाए जाते हैं ये हमारी जो आगे नस्ल है वो ज़ाहिर है कि उसको रोकने के चांसेस हैं। तो अब ये है कि देखें ये हमारी फीसिस के थ्रू फैलता है, हमारी जो हम लोग कहीं अगर बच्चा कहीं वहाँ देखा ना, अगर आपने गांव देहातों में अक्सर लोग फसलों में जाके यूरिन करते हैं, फीसिस उनके डेफिकेशंस होती हैं, तो वो फसलों के ज़रिए ही आपकी सब्जियों तक और पानी तक फैलता है। तो फिर वही पानी या सब्जियां जो हैं अगर सही से वॉश नहीं हुई हुई और वो अगर आप खा लेते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि आप एक से दूसरे तक फैलता है। और इसके अलावा जो ट्रैवल करके जो लोग शहरों में आते हैं, तो शहरों में आने के बाद भी वो वैक्सीनेशन नहीं कराते। अगर वो किसी एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, तो वहाँ उनके चांसेस होते हैं कि उन तक ये बात मतलब वायरस पहुँच जाए। तो इस तरह एक से दूसरे में शिफ्ट होता है ये फीसिस के थ्रू। और अगर एक फैमिली में किसी को वायरस है तो ज़ाहिर है वो वायरस फैमिली में चांसेस है अच्छा उनके होने के। अच्छा, पोलियो की अलामात कैसे शुरू होती हैं? जब पोलियो आपको होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका बच्चा जो है वो पोलियो का शिकार हो गया, और किस उम्र से ये शुरू हो सकता है? देखिए इसको कहते हैं इन्फेंटाइल पैरालिसिस। इन्फेंटाइल पैरालिसिस मतलब बिफोर 5 इयर्स जो है ये पैरालिसिस। इसमें एंटेरोवायरस 3 टाइप का वायरस होता है पोलियो का, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल यानी उनके सेल्स के ऊपर इफेक्ट करता है। ये प्रिवेंटेबल है। अगर आपको एक दफ़ा पोलियो हो जाए तो वो दोबारा रिवर्सेबल नहीं है, वो दोबारा आप ठीक नहीं हो सकते। आपका जो नुकसान हो गया वो हो गया। बस जहन में ये रखना है कि हमने इसको रोकना है। रोकने का जो है वो इसका तरीका यही है कि वैक्सीनेशन और इम्यून सिस्टम को जो है वो आप स्ट्रॉन्ग करें। इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज़ है। जब आपका वायरस बॉडी में दाखिल होता है तो उसके बाद बच्चे को तेज़ बुखार शुरू हो जाएगा। बुखार के साथ बाद बच्चों को जो है वो डायरिया है, वोमिटिंग है, बॉडी पेन है, बैक स्टिफनेस। इसमें भी टाइप्स है। एक सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप है वो 78 to 79% जो है वो स्पाइनल पोलियो कहलाता है। स्पाइनल पोलियो में आपकी यूनिलैटरल आपकी एक टांग जा सकती है, आपकी एक लेग जा सकती है पोलियो के अंदर। उसके अलावा जो है वो बल्बर पोलियो जो कि तकरीबन 2% लोगों को होता है। बल्बर पोलियो का मतलब ये है कि आपकी जो सांस लेने के जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनके ऊपर वायरस इफेक्ट करता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इससे आपका बच्चा मर भी सकता है। और थर्ड टाइप जो इसकी होती है जो 10 to 12% होती है वो स्पाइनो बल्बर, यानी उसमें आपका स्पाइनल यानी स्पाइनल पोलियो की भी साइन सिम्टम्स आती हैं और आपके ब्रीदिंग मसल्स भी। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। और इसके बाद जो है इसमें आपको देखें 6 मंथ में, जैसे आप इंक्यूबेशन पीरियड 7 ये सारे प्रॉब्लम हुए तो 6 मंथ में आपकी जो पैरालिसिस है वो हो जाती है, आपकी साइंस परमानेंट हो जाती है। जैसे अगर आपकी एक साइड की टांग जा रही है, एक साइड की हाथ जा रहा है, तो वो 6 मंथ में परमानेंट हो जाएगा। वो रिवर्सेबल नहीं है, ट्रीटेबल नहीं है, प्रिवेंटेबल है बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर शुबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, जिस तरह से हमने आपकी हेल्थ के हवाले से बात की और ख़ास तौर पे जो पोलियो की बात की, ये ऐसा मरज़ है कि उम्र भर की माजूरी आप अपने बच्चे को दे रहे होते हैं, यानी आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं उस बच्चे के साथ जिसको खुद तो कुछ पता नहीं है। अगर उसको खुद पता हो तो वो खुद कतरे पी ले, लेकिन वो एक ऐसी उम्र है, यानी शुरू से लेके आपने 5 साल की उम्र तक बच्चे को आपने कतरे पिलाने होते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि 13 से 15 बार आपने ये कतरे पिलवाने होते हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल, उसके ख्वाब, सब चीज़ें उसे छीन लेंगे और उम्र भर की माजूरी तो उसको देंगे, लेकिन आप ये देखें कि एक मेंटली ट्रॉमा उसके साथ चलेगा, महरूमी उसके साथ चलेगी। तो इसका ख्याल आपने खुद रखना है और ओवरऑल अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को आपने खुद बेहतर बनाना है। अगेन वही बात आ जाती है, अगर आपका बजट नहीं है, अगर आपकी जेब हल्की है
तो आप ये सोचें कि जो आपके पास अवेलेबल हैं घर में, सब्जियां, दालें, उनका इस्तेमाल करें। घर में आपसे वर्कआउट हो सकता है, वर्जिश कर लें, आप वॉक कर लें। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके दस्तरस में हैं, इसका आपने खुद ख्याल करना है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।